नमस्कार, मनी गुरु के एक और स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी वर्मा। किसी भी सैलरीड एम्प्लॉय के लिए उसकी सैलरी का स्ट्रक्चर समझना सबसे मुश्किल काम है। भी सैलरीड एम्प्लॉय के लिए उसकी सैलरी का स्ट्रक्चर समझना सबसे मुश्किल काम है। अक्सर लोग समझ लेते हैं कि सीटीसी और टेक होम सैलरी का अंतर क्यों है या फिर इतना फर्क क्यों नजर आता है। ऑन पेपर आपकी सैलरी काफी दिखती है, लेकिन जब की इन हैंड सैलरी आती है तो वो काफी कम होती है, जिसके चलते आप सही तरीके से अपनी टैक्स प्लानिंग नहीं कर पाते। सीटीसी यानी कि वो लागत जो कंपनी को, एम्प्लॉय को कंपनी के अंदर बनाए रखने के लिए करनी पड़ती है। हर कंपनी में सीटीसी तय करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, उसके कंपोनेंट्स अलग हो सकते हैं। आखिर आपकी सीटीसी और टेक होम सैलरी में इतना फर्क क्यों होता है, जानेंगे आज के शो में। हमारे साथ है एचएनआर ब्लॉक इंडिया के हेड ऑफ टैक्स रिसर्च मिस्टर चेतन चंदक। बहुत बहुत स्वागत है चेतन आपका। थैंक यू पल्लवी। जहाँ तक सीटीसी की बात है, सीटीसी हम इसका फुल फॉर्म तो सब जानते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और एक्चुअली में जो हमारी टेक होम सैलरी होगी उसमें और सीटीसी में कितना फ़र्क होना चाहिए या हो सकता है, इसके बारे में बताएं, क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है। कई लोग जिन्होंने शायद 10 साल या 15 साल से भी नौकरी कर रहे हैं, उनके मन में भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रहता है कि सीटीसी कैसे हमारी डिज़ाइन होती है। क्या जब आप नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या पहले से ही नेगोशिएट करके जो बेसिक कंपोनेंट होता है सैलरी का, यानी बेसिक सैलरी जो होती है, क्या उसे बढ़ाया जा सकता है? पल्लवी, सबसे मेन है इम्पोर्टेंट, बहुत सारे लोग जब कोई भी सैलरी निगोशिएशन करते हैं या नया जॉब ऑफर आता है तो सबसे पहले जब ऑफर लेटर आता है तो उसको जो स्ट्रक्चर है वो समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग उसको समझ ही नहीं पाते हैं और वो क्या करते हैं, सिर्फ देखते हैं ऊपर ऊपर में और जस्ट ठीक है, चलो मेरा टोटल कॉस्ट टू कंपनी एक पर्टिकुलर अमाउंट है, चलिए मेरे ये मैंने इतना निगोशिएट किया था, इतना है। बट जब उसमें कंपोनेंट्स क्या क्या है, उसकी टैक्सेबिलिटी क्या है या उसमें से स्टैट्यूटरी डिडक्शंस क्या क्या होगी, यही लोग समझ नहीं पाते। जैसे कि आपकी बेसिक अगर हाई है तो उसके हिसाब से आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन या आपकी स्टैट्यूटरी डिडक्शंस जो है वो हाई होगी और आपका नेट टेक होम कम हो जाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपकी बेसिक लो है तो आपका शायद है बाकी कंपोनेंट, स्पेशल अलाउंसेस या जो अदर टैक्स फ्री अलाउंसेस है वो ज़्यादा हो सकते हैं। उसके वजह से आपका नेट टेक होम बढ़ भी सकता है बिकॉज, और आपकी सैलरी भी टैक्स एफिशिएंट हो सकती है, तो आपका अल्टीमेट आपके दोनों पर्पस सॉल्व हो सकते हैं। बट इट डजेंट मीन कि आपकी बेसिक हाई हो या लो हो, यू हैव टू फाइंड अ फाइन बैलेंस बिटवीन द बेसिक सैलरी। कितना अमाउंट रखा जाए बेसिक में, ये डिसीजन लेना एक बहुत क्रूशियल है, तो उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें समझना ज़रूरी है। इनफैक्ट चेतन, जैसे आपने बताया कि अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं सैलरी के अंदर, और बेसिक सैलरी जो कि सबसे मेन कंपोनेंट है जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है और उससे जुड़े हुए कई और अलाउंसेस होते हैं। तो पहले तो ये बताइए कि सीटीसी के अंदर वो कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं जिसको मिला के आपकी सीटीसी तैयार होती है? देखिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है बेसिक, उसके बाद में गवर्नमेंट सेक्टर में डीए होता है, प्राइवेट सेक्टर में तो डीए जनरली नहीं होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए डीए कंपोनेंट होता है। उसके बाद में आपको मिलता है कन्वेंस या ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सैलरी स्ट्रक्चर का। उसके अलावा जैसे मेडिकल रीएम्बर्समेंट है, उसके बाद आपका हेल्थ क्लब अलाउंसेस हो सकते हैं, आपके मील अलाउंस हो सकता है। उसके बाद में इसके जो कुछ परक्यूजिट्स हो सकते हैं, किसी के कोई कंपनी के पे स्ट्रक्चर में आपको परक्यूजिट्स दिखाई देंगे इन द फॉर्म ऑफ टेलीफोन रिएम्बर्समेंट, कार रिएम्बर्समेंट, फ्यूल रिएम्बर्समेंट, ड्राइवर्स का सैलरी का रिएम्बर्समेंट। सो ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ये सैलरी स्ट्रक्चर डिपेंड करता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से सैलरी स्ट्रक्चर डिफाइन करती है। बट आपको वो सैलरी स्ट्रक्चर समझ के उसमें के जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है, जैसे कि एचआरए में आपको काफ़ी सारा टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप वो समझ ले और उसका बेनिफिट ले तो आपको टैक्स एफिशिएंट हो सकती है आपकी सैलरी। उसके अलावा जैसे पीएफ कंट्रीब्यूशन है, आपका सैलरी बेसिक जितना ज़्यादा रहेगा उतना आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन ज़्यादा जाता है। पीएफ कंट्रीब्यूशन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एक होता है आपका खुद का कंट्रीब्यूशन।
खुद का कंट्रीब्यूशन जो है आपका क्वालिफाई होता है एटीसी के डिडक्शन के लिए अप टू 1.5 लाख। एम्प्लॉयर्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है अप टू 12% ऑफ योर बेसिक इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्सेशन इटसेल्फ। चेतन, जैसे आपने अलग अलग कंपोनेंट्स, चेतन मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी बिकॉज काफी सारे कंपोनेंट्स और उन्हें एक एक करके समझना जरूरी है, क्योंकि वैसे भी सीटीसी जो होता है अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड सा सब्जेक्ट है। तो आपने 4 कंपोनेंट्स यहाँ पर बताए जो कि आपकी सैलरी का हिस्सा बनाते हैं। सबसे पहला बेसिक सैलरी, जिससे जुड़े हुए आपके बाकी अलाउंस होते हैं। उसके अलावा जो अलाउंस आपको मिलते हैं, कई बार कई स्थिति में ऐसा होता है कि जितनी आपकी बेसिक है उसके आधार पर कुछ परसेंटेज आपको अलाउंस के तौर पर मिलती है। कई कंपनीज में आपको कुछ स्पेशल बेनिफिट्स भी मिलते हैं जिन्हें परक्विजिट्स भी कहते हैं, और साथ ही रिटायरमेंट बेनिफिट्स जिनकी आप बात कर रहे थे, जिसमें अगर आप सरकारी कंपनी में है तो एनपीएस आपका कंपल्सरीली कटता है। इसके अलावा आपका ईपीएफ, यानी कि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय तो जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है वो आपको देना होता है, जो फिलहाल 12% की दर से कटता है और उतना ही परसेंटेज कंपनी आपके लिए कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन हमने एक चीज नोटिस करी है कि अब कई कंपनीज जो है फ्लेक्सी पे ऑफर करते हैं, यानी कि आप खुद उस कंपोनेंट को बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। तो इससे टेक होम सैलरी पर कितना असर पड़ता है, हम चाहेंगे कि आप फ्लेक्सी पे के बारे में बताएं हमें। फ्लेक्सी पे में ऐसा है कि आपके जो फ्लेक्सी पे है, बहुत सारी कंपनी आजकल जो स्पेशली प्राइवेट सेक्टर कंपनीज आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि आप चाहे वैसे आपकी सैलरी डिज़ाइन कर लीजिए। तो कुछ अलाउंसेस जो है, अगर आप जैसे फिक्स इफ समबडी इज फॉलोइंग इन अ लोअर टैक्स ब्रैकेट, या बेसिकली जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है कंपनी, या दे आर एट द स्टार्ट ऑफ देयर करियर, फॉर देम टेकिंग अ हायर नेट टेक होम इज मोर इम्पॉर्टेंट and like rather than investing or saving very high amount or worrying about the taxes। तो उन लोगों के लिए ऐसा है कि वो जैसे अलाउंसेस, फिक्स अलाउंसेस है, जैसे कि मेडिकल रिएम्बर्समेंट, उसके बाद में फूड कूपन्स वगैरह, ये जो अलाउंसेस है इसके लिए अगर ऑप्ट करे तो उनका क्या होगा, उनको मंथली पे आउट्स मिल जाएंगे। कन्वेंस अलाउंस, ऑल दीज आर पेड ऑन मंथली बेसिस। लीव ट्रैवल असिस्टेंस मेनी टाइम्स पेड ऑन मंथली बेसिस, एंड व्हेन यू सबमिट द एक्चुअल बिल्स एम्प्लॉयर उसको एग्जाम कर देता है। तो इससे क्या होता है, आपका नेट टेक होम बढ़ जाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप आपका बेसिक बढ़ा देते हो तो आपके जो स्टैट्यूटरी डिडक्शंस बढ़ जाते हैं, तो उसके वजह से आपका नेट टेक होम, जैसे एनपीएस बढ़ जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन। अगर आप एनपीएस को कंट्रीब्यूट कर रहे हो, पीएफ को कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। उस वजह से आपका नेट टेक होम है ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है टू दैट एक्सटेंट। सो आपका सैलरी स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कि आपका नेट टेक होम हायर होगा या लोअर होगा, बट अगर आपने उसको प्रॉपर ढंग से स्ट्रक्चर किया तो आप बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हो। जैसे कि बहुत सारे अलाउंसेस जो डिस्कस किए वो एग्जम्प्ट है, तो वो एग्जम्पशन का पूरा बेनिफिट लीजिए। परक्विजिट्स अगर आपके बहुत सारे हैं तो वो परक्विजिट्स का बेनिफिट ले लीजिए, वो एग्जम्पशन आते हैं, तो उसके वजह से आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो उस वजह से जो आपका नेट टेक होम कम हो रहा है वो टैक्स सेविंग आपकी ऑफसेट कर देगी वो नेट टेक होम सैलरी को बढ़ाने में। सो अल्टीमेटली आपका नेट टेक होम बराबर आ सकता है जितना आप पहले ले रहे थे। राइट चेतन, आपने फ्लेक्सी पे के बारे में समझाया कि किस तरह से आप बढ़ा सकते हैं कंपोनेंट्स को, रीइंबर्समेंट आप सैलरी के साथ जोड़कर लेना चाहते हैं या फिर अलग से आप इसे क्लेम करना चाहते हैं। लेकिन ये हमें बताइए कि किस तरह के एम्प्लॉय को ये फ्लेक्सी पे ऑप्ट करना चाहिए, यानी कि जो लोअर टैक्स ब्रैकेट में उनके लिए बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि आपने कहा कि अगर आप बेसिक सैलरी अगर आपकी बढ़ रही है तो आपकी जो टोटल टैक्स देनदारी होगी वो बढ़ जाएगी। तो इन दैट केस कैसे हम डिसाइड करेंगे कि हमारा जो फ्लेक्सिबल कंपोनेंट है, यानी जिसे हम एड ऑन कर रहे हैं या घटाना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, कब और किस स्थितियों को देखते हुए डिसाइड करना चाहिए, कैसे ये स्ट्रक्चर हम खुद तैयार कर सकते हैं जो कि लॉन्ग रन में ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए। पहले भी कैसा है, जो लोग मैंने जैसे बताया कि जो लोग लोअर टैक्स ब्रैकेट में जाते हैं, जैसे 10 लाख से कम सैलरी जिनका है, तो वो 5% अगले साल में वित्त वर्ष 2017-18 में वो 5% या 10% 5% या 20% टैक्स ब्रैकेट में जाएंगे। तो इन लोगों के लिए आगे उनको कुछ हो सकता है, उनकी कुछ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हो, किसी को शादी करना है, किसी को घर लेना है, तो उन लोगों को डिस्पोजेबल मनी ज़्यादा चाहिए रहेगा रादर देन उनको टैक्स सेविंग के लिए वरी करने से। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, जैसे अलाउंसेस है, फिक्स अलाउंसेस जिनके लिए टैक्स बेनिफिट मिलता है, वो कंपोनेंट्स ज़्यादा ऐड करें सैलरी में अपने, सो दैट उनको जो है टैक्स सेविंग भी हो जाएगा, उसके बाद में उनका बेसिकली ये भी हो जाएगा, नेट टेक होम भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा।
लेकिन जो लोग हायर टैक्स ब्रैकेट में जाते हैं, जैसे 30% अबाउट 15 टू 25 lakhs और अबाउ ब्रैकेट्स में जाते हैं, उन लोगों के लिए एक होता है कंसर्न कि उनको टैक्स सेविंग भी करना है, उसके बाद में उनको वो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन भी ढूंढते रहते हैं। तो उनके लिए उनको रिटायरमेंट प्लानिंग करना है या फिर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शन एफडी में रखना है, तो 6-7% आज के डेट में मिलेगा और उस पर भी 30% टैक्सेस देने पड़ेंगे। उससे बेटर उनके पास में ऑप्शन है ईपीएफ में सैलरी बढ़ा दे और ईपीएफ में ज्यादा कंट्रीब्यूशन करे, सो दैट एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी एग्जम्प्ट आ जाएगा उनके हाथ में, और खुद का कंट्रीब्यूशन एटीसी में क्वालिफाई करेगा उनका अप टू 1.5 लाख, और एनपीएस में अगर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो 10% ऑफ बेसिक इज एग्जम्प्ट एज एन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अप टू 10% ऑफ बेसिक एग्जम्प्ट है, और एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन जो है अप टू 10% ऑफ हिज बेसिक विल क्वालिफाई फॉर एडिशनल डिडक्शन अप टू 50,000 अंडर एटीसीसीडी 1B। तो दोनों बेनिफिट मिला के उसका टैक्स सेविंग काफी ज्यादा हो सकता है और उसका रिटायरमेंट प्लानिंग भी हो जाएगा, दोनों एट ए टाइम हो जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि आप अपने कंपोनेंट को समझे, राइट चेतन, लेकिन दर्शकों को ताकि कंफ्यूजन ना रहे, उन्हें समझ में आए कि सारे कंपोनेंट्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जरूरी है कि आप अपने सैलरी स्ट्रक्चर को समझें, ये जानें कि आपकी बेसिक सैलरी के अलावा आपकी सैलरी के अंदर और क्या क्या चीजें हैं। एक एक करके इन सभी कंपोनेंट्स को समझते हैं। आपने बेसिक सैलरी के बारे में बताया कि जो मेन कंपोनेंट होता है वो बेसिक होता है, लेकिन इसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि जब कोई लोन के लिए अप्लाई करता है तो बेसिक के आधार पर उसकी एलिजिबिलिटी अक्सर डिसाइड होती है बैंक की तरफ से, और जो रीइंबर्समेंट्स उसे मिलते हैं कंपनी की तरफ से, बैंक कई केसेस में होता है कि उसे कंसिडर नहीं करता, और शायद इस वजह से भी कई लोग प्रेफर करते हैं कि जो बेसिक सैलरी हो वो थोड़ी सी हैवी लगे, यानी अपने रीइंबर्समेंट्स और बाकी जो क्लेम्स है वो बेसिक में ऐड करना चाहते हैं। तो अब क्योंकि हम फ्लेक्सी पे की बात करें, कई कंपनीज इस तरह के ऑफर्स देती हैं कि आप साल की शुरुआत में एक बार आपको शायद वो उसे डिसाइड करना होता है, उसके बाद वो एक साल के लिए लॉक हो जाता है। क्या बैंक्स की तरफ से इस तरह का मैंडेट है कि अगर बेसिक ज्यादा होगी तो आपको ज्यादा लोन मिल जाएगा? और क्या एक ना एक कह सकते हैं एक रीजन ये भी है फ्लेक्सी पे इंट्रोड्यूस करने का कंपनीज की तरफ से? मतलब मेरे नॉलेज में बैंक्स देखती है आपका नेट टेक होम ज्यादातर, कि आपका नेट टेक होम कितना जा रहा है, तो बहुत बार बेसिक पे डिपेंडेंट होता है। तो इन दैट सेंस बेसिक इज इम्पोर्टेंट। अगर आपका बेसिक ज्यादा है तो आपका नेट टेक होम ज्यादा होगा, लेकिन उसका मतलब एक और होता है कि आपका टैक्स लायबिलिटी भी ज्यादा होगा, तो अल्टीमेटली आपका नेट टेक होम थोड़ा सा कम हो सकता है। तो उस केस में जैसे मैंने बताया, आपका ये बहुत लाइक ट्रेड ऑफ है, तो आपको बहुत स्मार्टली रीवर्क करके कैलकुलेशंस करके आपको देखना है कि आपका मैक्सिमम बेनिफिट या मैक्सिमम नेट टेक होम और टैक्स बेनिफिट दोनों कैसे जा रही है। तो इसके लिए आप चाहे तो किसी एक्सपर्ट की हेल्प भी ले सकते हैं, जिसमें वो आपको बताएगा कि आपके टैक्स सेविंग कहाँ पे हो सकती है और आपकी नेट टेक होम भी इंटैक्ट रहे जितना पॉसिबल हो सके। तो दोनों भी चीज़ें एक फाइन बैलेंस बनाना ज़रूरी है दोनों भी चीज़ों में। ठीक है, तो चलिए पहले कंपोनेंट के बारे में तो हमने समझ लिया कि जो आपकी सैलरी का सबसे बड़ा हिस्सा है, सबसे बड़ा कंपोनेंट है, वो है आपकी बेसिक सैलरी। एचआरए जो है वो कुछ परसेंटेज होती है जो आपके बेसिक से कैलकुलेट की जाती है, और सिमिलरली पीएफ में भी वही है कि 12% की दर से वो कंट्रीब्यूशन होता है। तो टेक होम अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो एंटरटेनमेंट और मेडिकल रीइंबर्समेंट है, ये आप अपनी सैलरी में ऐड कर सकते हैं, जिससे आपकी जो टेक होम सैलरी होगी वो बढ़ जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अलायंसेस जो आपको मिलते हैं। अलग अलग तरह के अलायंसेस हैं जो आप कंपनी से क्लेम करते हैं, जिसमें एचआरए, मेडिकल और ट्रांसपोर्ट अलायंस शामिल है। इनका मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर क्या है? क्या इन पर किस तरह से टैक्स लगता है? टेलीफोन रिएम्बर्समेंट अगर आप एक्चुअल बिल सबमिट करते हो कंपनी को तो वो एग्जम्प्ट है। उसके बाद में अगर आपको कार परक्यूजिट्स मिल रहे हैं, अगर कंपनी आपको कार और फ्यूल रिएम्बर्समेंट दे रही है और आप वो उसको ऑफिशियल और पर्सनल दोनों पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो, तो उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट जैसे 1800 रुपये से लेके तो 2400 रुपये तक मंथली आपके टैक्सेबल इनकम में ऐड होगा। इवन इफ कंपनी आपको रिएम्बर्समेंट दे रही है 20,000 10,000 तो भी आपका टैक्सेबल वैल्यू सिर्फ 1800 रुपये या 2400 रुपये होगा। इसके अलावा अगर ड्राइवर की रिएम्बर्समेंट मिल रही है आपको, तो ड्राइवर रिएम्बर्समेंट सपोज आपको कंपनी का सैलरी, ड्राइवर का सैलरी 10,000 रिएम्बर्स कर रही है, लेकिन आपका टैक्सेबल वैल्यू होगा सिर्फ 900 रुपीज उसमें से, तो बाकी का आपको टोटल टैक्स एग्जम्प्ट आ सकता है। ओनली कंडीशन इज कि कार शुड बी यूज फॉर प्राइवेट एज वेल एज ऑफिशियल पर्पस बोथ, दोनों में अगर हो रहा है और कंपनी लीज्ड कार है तो। उसके अलावा जैसे अपने ट्रांसपोर्ट अलाउंस का बोला, तो अगर अपने कार परक्यूजिट्स ले रहे हो, कार रिएम्बर्समेंट ले रहे हो, तो आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप कार रिएम्बर्समेंट नहीं ले रहे हो
तो आपको 1600 पर मंथ, आई थिंक 19,200 एनुअली आपको उसमें टैक्स एग्जम्पशन मिलता है। उसके अलावा HRA बेनिफिट तो आपके उसके कैलकुलेशंस है, उस कैलकुलेशंस के हिसाब से जो HRA एग्जम्पशन आएगा वो आपको आपके टैक्सेबल सैलरी में से रिड्यूस हो जाएगा। जनरली हम बोलते हैं कि HRA आपका जितना रेंट पे कर रहे हो उसके इक्वल अमाउंट हो तो आपका टैक्स HRA ऑप्टिमाइज हो जाता है, यानी टैक्स मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा अगर HRA अमाउंट जो आपको मिल रही है और आप जो रेंट पे कर रहे हो वो अगर इक्वल अमाउंट है तो। उसके अलावा आपने जैसे बोला फूड या मिल कूपन्स है तो उसके लिए आपको 50 रुपीज़ पर डे पर मिल ऐसा अलाउंस मिलता है, तो मैक्सिमम 2200 रुपीज़ पर मंथ आपको एग्जम्पशन मिल सकता है। उसके अलावा और आपने क्या बोला था पल्लवी? इनफैक्ट मैंने LTA के बारे में भी मैं जानना चाहूंगी। राइट चंदन, इनफैक्ट चेतन LTA जो है उस पर अभी टैक्स स्ट्रक्चर क्या है? शायद वो 2 ब्लॉक्स में होता है कुछ, अभी अगर आप बता पाए, क्योंकि वो भी सैलरी का इंपॉर्टेंट पार्ट है और कई लोग इसे एनुअली क्लेम करते हैं, यानी साल के अंत में इसको क्लेम करते हैं, तो इस पर टैक्स किस तरह से लगता है? LTA क्या होता है? LTA लीव ट्रैवल असिस्टेंस। तो आपका एम्प्लॉयर चाहता है कि आप एक ब्रेक लो, थोड़ा सा रिफ्रेश होकर वापस काम पे आ जाओ, सो दैट आप बेटर आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाए। तो इसमें इनकम टैक्स एक्ट के अंडर आपको यू कैन क्लेम 2 जर्नीज, आपको 4 साल में 2 बार आप एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हो। तो ये 4 साल का ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक में 2 बार आपको जर्नी, सिर्फ आप ट्रैवल कॉस्ट क्लेम कर सकते हो और ट्रैवल आपका डेस्टिनेशन इंडिया में ही हो सकता है, इंडिया के बाहर नहीं हो सकता है। जब आप लीव ट्रैवल असिस्टेंस क्लेम कर रहे हो, एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हो, तो आप छुट्टी पे होना चाहिए, बेसिक कंडीशन है, क्योंकि इट्स नेम इटसेल्फ सजेस्ट लीव ट्रैवल असिस्टेंस। सो आप छुट्टी पे होना इज अ मस्ट कंडीशन। In that you can include travel cost for yourself, your dependent family members, including your father, brother, sister, if they are wholly dependent on you. ओके, तो आप इनफैक्ट कई बार जैसे इसमें कॉम्पोनेंट, क्योंकि 4 साल में 2 बार टैक्सेबल है, तो कई बार आप 2 साल में 1 बार भी क्लेम करते हैं, तो वैसे से कई लोग एनुअली क्लेम करना पसंद करते हैं। सबसे पहला जो इसमें रिक्वायरमेंट है कि आप उस तारीख से लेकर जो आपकी ट्रैवल डेट आपने मेंशन किया क्लेम के समय, उस वक्त ऑफिस में मौजूद नहीं होने चाहिए, यानी कि आपने छुट्टी ली हो तो ही आपको क्लेम मिल पाएगा। इनफैक्ट परक्विजिट्स जो एडिशनल बेनिफिट्स कंपनीज ऑफर करती हैं, अब कई कंपनीज अब बिसाइड्स मोबाइल रिइंबर्समेंट्स, कई बार जर्नल्स और अब इंटरनेट के क्लेम्स भी अब कंपनीज दे रही हैं। तो इसके लिए क्या कोई बिल सबमिट करना होगा या इसे भी सैलरी में ऐड किया जा सकता है? सी रीएम्बर्समेंट बोले तो दीज आर ऑल कम्स एंड ये सारी डिडक्शन जो है, ये एग्जम्पशंस जो है, ये परक्यूजिट्स के अंडर आते हैं और रीएम्बर्समेंट करके बोले जाते हैं। तो रीएम्बर्समेंट मीन्स यू ऑलवेज हैव टू सबमिट प्रूफ ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस। तो जब आप एक्चुअल एक्सपेंसेस के प्रूफ सबमिट करोगे तभी वो रीएम्बर्समेंट के फॉर्म में जाएगा और तभी आपको एग्जम्पशन मिल पाएगा। तो एम्प्लॉयर आपका, जब आप एम्प्लॉयर को बिल सबमिट करोगे तभी वो आपके एग्जम्प्ट इनकम में ऐड करेगा इसको और आपके टैक्सेबल सैलरी में से डिडक्ट करेगा। इनफैक्ट कई कंपनीज है जो आपको खाने के वाउचर्स या फिर किसी हेल्थ क्लब की मेंबरशिप, इस तरह के प्री रिक्विजिट्स देती है, वो भी आपका सैलरी का पार्ट है और आप उसे ऐड भी कर सकते हैं अगर अपनी टेक होम सैलरी बढ़ाना चाहते हैं।